हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसकी जो हाँ जी, तो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसकी जो स्टडी हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 18th सेंचुरी। उस टाइम इतने ब्रिलियंट माइंड्स थे जो हमारे साइंटिस्ट थे कि ये जो लॉज़ थे, उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया था। आज के टाइम में अगर हम इनको देखें तो एक नॉर्मल टाइप की रिएक्शंस है कि क्योंकि इनकी स्टडी जो है पहले हो चुकी है। तो जैसे-जैसे केमिस्ट्री फील्ड में एडवांसमेंट होती गई, तो जो लॉज़ है इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे हमारी रिएक्शंस होती है, मोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मास का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उनकी रेशियोज़ क्या होती है, ठीक है? तो इन लॉज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक्चुअल में होता क्या है लॉज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब डिफरेंट मैटर्स आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, ठीक है? थ्रू सर्टेन रूल्स उसको हम क्या बोलते हैं? लॉज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो हमने कौन-कौन सी लॉज़ पढ़नी है? सबसे पहले हमारा जो है वो है लॉज़ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास, ठीक है? लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास में क्या होता है एक्चुअली, मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो मास है किसका, रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है? लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि हमारे पास जैसे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, इट मे बी थ्रू लेक वाटर और टैप वाटर और बिसलरी वाटर, उनकी जो प्रोपोर्शंस है, जो उनकी रेशियोज है, वो क्या होगी, सेम होगी। सेम ऐसे ही लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब हमारे दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी जो मासेस की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, सिंपल होल नंबर होती है, ठीक है? गे लुसेक्स लॉ में क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसकी वेरिएशन हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है? सेम रखने से क्या होगा अगर हमारे 1 मोल वाटर की रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो भी उसकी स्टोइचियोमेट्री पे ही डिपेंड करेगा। अगर वो 1 मोल बन रहा है, तो इट मे बी 2 मोल और 3 मोल। फिर हम उनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करते रहे, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है किसने दिया था, लेवॉइजर ने दिया था, ठीक है? लेवॉइजर ने क्या बोला था, जैसे हमारी ये रिएक्शन है किसकी, मीथेन की, मीथेन है, मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर इसका मैं अमाउंट कैलकुलेट करूँ, इसका मोलर मास कैलकुलेट करूँ, तो कार्बन का कितना होगा 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा 4। तो हमारे पास कितना बन जाएगा 16 ग्राम। और अगर ऑक्सीजन की एक एटम का मास 16 है तो 2 एटम का कितना होगा 32। 32 है, तो इसकी जो स्टोइचियोमेट्री है वो कितनी है, 2 है। तो 2 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्री होगी वो कितनी होगी, 2 टू ज़ा 4, 3 टू 64 ग्राम। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो 12 इसके प्लस 32 इसके, तो हमारे पास कितने होंगे 44 ग्राम। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो 2 प्लस 16, हमारे पास कितने हो जाएंगे 18 ग्राम। अब ज़रा इनको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता क्या है आंसर, 80 ग्राम, ठीक है? हमारा जो रिएक्टेंट है उनका जो मास है वो कितना है, 18 80 ग्राम, इसका रिएक्टेंट का। और अगर मैं इसकी बात करूँ, 12, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, 44 ग्राम और 18, सॉरी, यहाँ पे जो है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इंटू दिस, ठीक है? तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 द 16 या 36 ग्राम। तो 36 प्लस 44 ग्राम कितना हो जाएगा हमारा 80 ग्राम।
तो आप खुद देख लीजिए कि जो हमारी नेट रिएक्शन है, जो मास है हमारा, जो मास है हमारा किसका? रिएक्टेंट का। जो मास है हमारा रिएक्टेंट का, दैट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है? तो इस लॉ को अगर हम रीड करते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना जितना हमारा रिएक्टेंट है, जब उसके प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जा रही है, तो उसका अमाउंट भी क्या हो रहा है? सेम। ना तो यहाँ पे कोई मास क्रिएट हो रहा है एक्स्ट्रा, ना तो यहाँ पे कोई मास एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, और ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। टोटल मास जो है, दैट इज ऑलवेज द सेम, that is the sum of the mass of reacting mixture and the product form remains constant। ठीक है? अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो कुछ हमारी क्या होता है उसमें, हीट, या तो हीट लॉस्ट होगा, या तो हीट लॉस होगा। अगर हीट लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? हीट गेन होगा। ठीक है? फिर इसकी वजह से जो एनर्जी होती है हमारी, एनर्जी, इसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, वो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है? जो अगर हमारा कुछ मैटर एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो रहा है, तो किसकी फॉर्म में हो रहा है? एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि लॉस हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है? डेट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर वो एनर्जी की फॉर्म में होगा। ठीक है? जैसे मैं अगर और एग्जांपल लूँ, मैंने लिया मर्करी ऑक्साइड लिया। ठीक है? जैसे मैंने मर्करी ऑक्साइड लिया। ठीक है? मर्करी ऑक्साइड, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको भी बताया है। मैंने मर्करी ऑक्साइड लिया, उससे हमारे पास क्या बन रहा है? मर्करी, ठीक है, मर्करी प्लस गैस। ठीक है? यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास जो मर्करी ऑक्साइड था वो कितना था? 80 ग्राम, मान लीजिए 80 ग्राम। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी मरकरी की जो फॉर्मेशन हुई वो कितनी हुई? 73 ग्राम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो सब्सटेंस है वो लॉस हो रहा है। ठीक है? सब्सटेंस जो हो रहा है लॉस हो रहा है, कैसे? मरकरी ऑक्साइड अगर 80 ग्राम था, तो हमारे पास यहाँ मरकरी कितना है? 73 ग्राम। और जो बाकी रिमेनिंग है कितना? 7 ग्राम, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ठीक है? तो हमारा जो मास है हमारा यूनिवर्स में, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है? उसके बाद लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट इज गिवन बाय द जोसेफ फ्रॉस्ट। इट स्टेट दैट proportion of elements by weight in a given compound will always remain exactly the same. In simple terms, we can say that irrespective of its source, origin, or its quantity, the percentage composition of elements by weight in a given amount compound will always remain the same। ठीक है? अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक है टैप वाटर, एक है टैप वाटर, ठीक है, एक मैंने लिया आरओ वाटर, एक आरओ वाटर लिया, और एक और ले लीजिए, मैंने लिया लेक वाटर। ठीक है? हमारे पास 3 तरह के वाटर हुए। ठीक है? अब 3 तरह के वाटर है तो वो एक्चुअल में वाटर, उनकी कंपोजिशन क्या है? इट में बी डर्टी, जो भी है वो तो अलग बात है कि उनके अंदर सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, लेकिन अगर इनकी हम कंपोजिशन की बात करें, तो जो हाइड्रोजन है उसकी रेशियो क्या है? 2:1। जो आरओ वाटर है उसमें भी वाटर ही है, उसकी भी कंपोजिशन क्या होगी? 2:1। इसकी भी कंपोजिशन क्या होगी? 2:1। ठीक है? वॉट एवर द सोर्स इज, ठीक है, हमें नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, लेकिन जो परसेंटेज कंपोजिशन है बाय वेट, दैट विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। हमें नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है और क्वांटिटी क्या है।
ठीक है, वी डोंट नो, वी ओनली नो अबाउट द इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of these elements in the reaction are in the ratio of whole numbers। जैसे हमारे पास है ये क्या, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड क्या है, NO। ठीक है, एक है हमारे पास क्या है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं इसकी नाइट्रोजन को, और इसके नाइट्रोजन को हमने क्या किया, फिक्स कर लिया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो रेशियो है, मास है इसका, नाइट्रोजन का जो मास है एक एटम का वो कितना है, 14 है। और ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे, 16 है। 14:16 की रेशियो है। ठीक है, और इस केस में नाइट्रोजन की रेशियो कितनी है, 14, और ऑक्सीजन की कितनी है, 32। ठीक है, हमने इनको क्या कर लिया है, सपोज हमने क्या किया, इनको फिक्स कर लिया, फिक्स कर लिया। ठीक है, फिक्स करने से क्या हुआ, अगर हम इन दोनों ऑक्सीजन की रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन की और इसकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और O2 की, ठीक है, मोनोक्साइड की और डाइऑक्साइड की, तो 16:32। तो 16:32 से क्या है, 1:2 की रेशियो। ठीक है, तो आपको समझ आया कि अगर हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा, दो एलिमेंट्स लिए हमने, हमने लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स लिए हमने, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन हो रही है, कंबाइन कर रहे हैं वो। कंबाइन करने से क्या होगा, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस किस की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। फिर उनकी जो मासेस है, उनका जो एलिमेंट है, ठीक है, डेट इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम एक को फिक्स कर लेंगे, फिर उनके साथ जो दूसरा एलिमेंट है, दोनों के, दोनों एलिमेंट्स की हम, उनकी क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, वहाँ पे हम दो की बात कर रहे थे, हमारे पास दो कंपाउंड थे, दो मॉलिक्यूल्स थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंपाउंड्स थे वो दोनों। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड कंपाउंड और ऐड हो रहा है। ठीक है, थर्ड हो रहा है, वहाँ पे एक दो एलिमेंट से हमारे पास एक दो कंपाउंड बन रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रेशियो कितनी होगी यहाँ पे, 2:16 ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन की क्या होगी यहाँ पे, 12:4। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की कितनी होगी, 12:32। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ था तो उसकी रेशियो थी 2:16। जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ है उसकी रेशियो है 12:4। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसकी रेशियो क्या है, 12:13। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनकी, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ब्रेक करूँ, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ब्रेक किया तो 1:, कितना होगा, 8। ठीक है, 1:8। उसके बाद अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, इसको, कार्बन कार्बन को मैंने यहाँ पे, लेट्स सपोज हम, मैंने कार्बन को, इसकी रेशियो को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर लिया। ठीक है, कार्बन की रेशियो को मैंने फिक्स कर लिया। फिक्स करने से क्या होगा अब, किसकी रेशियो की वेरिएशन होगी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें तो क्या है, 4:32। 4:32 का मतलब क्या है, 1:8, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है तो उनकी रेशियो क्या है, 1:8। अगर इनडायरेक्ट वे में बन रहा है तो भी उसकी रेशियो क्या होगी, सेम। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द masses of
different elements. Masses of different elements that combine to form compounds. It states that when two elements combine, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं विद अ फिक्स्ड मास, हमारे पास किसका फिक्स्ड मास है यहाँ पे, कार्बन का। दो एलिमेंट कौन से हमारे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं किसी थर्ड के फिक्स्ड मास के साथ, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, तो हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो उनकी जो मासेस की जो रेशियो है, उनकी जो मासेस की रेशियो है वो क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि जब हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसी थर्ड के साथ फिक्स्ड फिक्स्ड मास फॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, तो उनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये जो लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली ओनली एप्लीकेबल फॉर gaseous molecules, gaseous molecules, not for solids, not for solids and liquids, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मैंने लिया H2 लिया गैशियस फॉर्म में, क्योंकि जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ गैशियस के लिए ही एप्लीकेबल है। साथ में मैंने क्लोरीन ली है गैशियस फॉर्म में, और उससे मेरे पास क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये बना। तो अगर इसका 1 मोल है, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी क्या है, 1 मोल। अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री, ठीक है। तो इसका कितना है, 2 मोल है। अगर मैं इसके 20 मोल लिए मैंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री अगर मैंने इसके 20 मोल लिए हाइड्रोजन के, तो क्लोरीन के भी मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 20 मोल। मैं इसके ऐसा नहीं करूँ कि मैं इसके 30 मोल ले लूँ, नहीं। और इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे मुझे 40 मोल। ये है हमारी गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, जो किस पे डिपेंड है, स्टोशियोमेट्रिक पे। और हमारी जो रिएक्शन है वो किस फेज में होनी चाहिए, गैसियस फेज में, ठीक है। This law states that when gases are produced or combined in a chemical reaction, ठीक है, this law states that when gases are produced or combine a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, given that all the gases are at the same temperature and pressure। और ये जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है वो किस पे हो रही है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। बट यहाँ पे वेरिएशन किसकी हो रही है ठीक है, बट यहाँ पे किसकी वेरिएशन हो रही है, वॉल्यूम की। या अगर यहाँ 20 मोल इसका है, 20 मोल इसका है, तो इसका कितना है, 40 मोल, सॉरी 40 मोल्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, सॉरी गैसियस फॉर्म में है ना, तो हम वॉल्यूम लेंगे, 20 वॉल्यूम, और इसका है 20 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री। और इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, इसका 20 मोल था। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को, 10 से, सॉरी 20 से, तो इसका 20 वॉल्यूम, इसका भी 20 वॉल्यूम, इसका कितना हो जाएगा, 40 वॉल्यूम। वॉल्यूम है, गैसियस फॉर्म में, तभी तो हम उसका वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, सॉलिड तो थोड़ा हम वॉल्यूम लेते हैं। दिस लॉ कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। The only difference between these two laws of chemical combination is that respect to the volume, while the law of definite proportion state that with respect to the mass, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं अब एवोगैड्रो लॉज। एवोगैड्रो लॉ क्या होती है, जैसे मेरे पास दो डिफरेंट गैस है जैसे मेरे पास दो डिफरेंट गैस है, एक मैंने हाइड्रोजन गैस ली है और एक मैंने क्लोरीन गैस ली है, ठीक है। ये हमारी क्लोरीन गैस है और ये हमारी H2 गैस है। इसका मैंने 100 ml लिया है,
ठीक है। इसका भी मैंने क्या किया है, 100 ml लिया है, 100 ml लिया है अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे भी जो कंडीशन क्या है, सेम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम दो डिफरेंट गैसेस लेते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम। तो इसके कितने होंगे, एक्स मोल्स, और इसके क्या होंगे, वाई मोल्स। हमें नहीं पता जो हमारे गैशियस फॉर्म है उसमें कौन से एलिमेंट्स है या वो कौन से मॉलिक्यूल से है, ठीक है। H2 है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड, इट माइट बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकती है। अगर उनका वॉल्यूम सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो मोल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और ये भी एक्स मोल्स होंगे, है ना, सेम तभी होंगे ना। अगर सपोज कीजिए कि एच टू के कितने हैं, 10 है, H2 के 10 मोल्स है, तो क्लोरीन के भी कितने होंगे, 10 मोल, 10 मोल्स। अगर मेरे पास 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 20 मोल्स, ठीक है। अगर मेरे पास हाफ ऑक्सीजन है, हाफ ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे इसके, 5 मोल्स, हाफ कर देंगे इसको, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉरी, जो हमारे पास गैसेस है, उनके कितने कितने मोल्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इनके रिगार्डिंग। जैसे ये नीट में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन, नीट का है ये क्वेश्चन, 2025 का ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, उसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जो इवॉल्व गैसेस मिक्सचर है उसको हमने पास किया किसके साथ, QH पैलेट के साथ। तो वेट जो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट रिमेनिंग बचा उसका, सॉरी। तो जैसे मैंने लिया फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है, और एक तरफ मैंने लिया H2SO4, ठीक है, सॉरी, ऑक्सैलिक एसिड। एक है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ये है ऑक्सैलिक एसिड। इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी H2SO4 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब ये बनेंगे हमारे पास। अब हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है एज अ रिएजेंट, एक तो हमारे पास है H2SO4, एक है हमने उसको पास किया है बेस के साथ, QH पैलेट्स है, ठीक है, QH के साथ, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड कितना है, 2.3 ग्राम, और ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 4.5 ग्राम, ठीक है, 4.5 ग्राम। तो सबसे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अच्छे से, तो हमें अब नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट करने आने ही चाहिए, है ना। तो अगर इसका हम मोलर मास निकालें तो इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन है 32, और साथ में दो हाइड्रोजन है 2, तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 5, 6 और 46, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके, 2.3/46। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/20 मोल, ठीक है। और इस केस में अगर हम निकालें तो कितना है, 4.5 डिवाइडेड बाय 2,
कार्बन कितने हैं? कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 33 है ना, तो 33 और 12 कितना होगा? 5 और 45, मतलब 90। ठीक है, 90 90 है, तो इसका भी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? इसका भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, 1/20 के अराउंड। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इनिशियल मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल्स अगर फॉर्मिक एसिड का 1/20 था, तो इनका तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो थे ये, क्योंकि उस टाइम हमारी रिएक्शन हुई नहीं थी। जब हमारी रिएक्शन हो कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म। तो हमारे पास क्या बनेंगे? 1/20 इसके, 1/20 इसके और 1/20 इसके। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स सॉरी जितने मोल्स स्टार्टिंग में होते हैं, जब हमारी रिएक्शन हुई नहीं होती, तो इनकी ज़ीरो ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन होती है, और जब जितने यहाँ से कंज्यूम होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जितना हमारा रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हमारे पास इनके जो मोल्स बने हो कितने? 1/20 1/20 होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड की यहाँ पे क्या है? 1/20 है, तो ये तो थी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल क्या होगी हमारे पास? फाइनल में ये खत्म, ये खत्म, कितनी होगी? 1/20 और 1/20। ठीक है, ये अब उसके बाद हमारे पास रिएक्शन में एक H2SO4 है, इधर भी H2SO4 है, और KOH के पैलेट्स भी है। तो जो एसिड है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या है कि वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। ये वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे भी हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वाटर है और यहाँ पे भी हमारे पास वाटर है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो ये खत्म। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारे पास बेस भी है यहाँ पे। अब बेस क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एसिडिक कौन है ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो खत्म, ये भी खत्म। हमारे पास अब रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है? एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है इस रिएक्शन का, एक तरफ इस तरफ रिएक्शन का है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स किसके? CO के कितने होंगे टोटल? 1/20 इस रिएक्शन से और 1/20 इस रिएक्शन से, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2/20। ठीक है, 2/20 डेट मीन्स 0.1 मोल। 0.1 मोल हो गए। अब हमें क्या पूछा है? इसका वेट पूछा है। अब वेट कैसे करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ओवर मोलर मास। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो वेट निकालने के लिए हमें पता है कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं? 0.1, 0.1, और इसका जो मोलर मास है कितना होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मैं निकालूं तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28 ग्राम, 28, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना है? 28, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 28 ही होगा ना, 12 + 16 28। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 2.8 ग्राम। ठीक है, 2.8 ग्राम। तो ये हमारे पास किसका आया? जो हमारे पास रिमेनिंग था, कौन था रिमेनिंग हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। सपोज द एलिमेंट X एंड Y, suppose the elements X and Y combine to form two compounds
फिर 0.1 मोल ऑफ XY2, ये भी हमारा नीट में ही आया हुआ है, ठीक है। 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ, हमें यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं और वेट भी दिए हैं। हमें इनका क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे? एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हमारे पास XY2 है, ठीक है, XY2, और इसमें ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? X3Y2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट ओवर मोलर मास, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 0.1 मोल इसके, और इसका जो वेट है हमें कितना गिवन है? 10 ग्राम, और जो मोलर मास कितना है वो आई डोंट नो, हमें वो ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्स प्लस वाई कितने हैं? दो। हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है तो हम क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का एक्स मान लो, और ऑक्सीजन का है तो इसका क्या मान लो? 2y, ठीक है। तो सेम हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हटाया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन गए इन टू वेरिएबल्स। वैसे ही सेम इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें? 0.05, दैट इज इक्वल टू, इसका वेट कितना है? 9 ग्राम, 3x प्लस 2y, ठीक है। तो इसको मैंने हटाया, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो देन उसके बाद 5 से कर देते हैं पे कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 0, तो 3x प्लस 2y, 9 2 ज़ा 18, कितना हो गया? 180। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे ले आती हूँ, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 100। सॉल्व करते हैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, तो सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू कितना? 80, 80 आया। इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो x हमारे पास कितना आया? 40, x हमारे पास 40 आया, और y को इसमें पुट कर देते हैं, 40 प्लस 2y इक्वल टू कितना? 100, 2y इक्वल टू कितना? 60, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2 3 जा 6 0, y हमारे पास कितना आया? 30, ठीक है। ये तो आ गए इनके सिंगल एटॉमिक वेट। अगर हमें पूछ ही लेता कि इनका ओवरऑल मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, तो हम कैसे कैलकुलेट करते? वैल्यूज हमने क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। XY2 के केस में क्या है? y कितना है? 40, x कितना, सॉरी 40, और y कितना है हमारे पास? 60, तो ये कितना है? 100, ठीक है। तो हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x आया हमारे पास कितना? 40 ग्राम एटॉमिक वेट, और y का आया कितना? 30 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी हमारा नीट में आया हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ये नीट और जेई के क्वेश्चंस होते हैं जो आए हुए होते हैं। हमारे पास, हमें पता है कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम 6.022 into 10 raised to power 23 per mole to 6.022 into 10 raised to power 20 per mole, this would be change। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, एमसीक्यूज टाइप था ये, बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। उसमें कहा था कि अगर हम 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 को अगर हम चेंज करेंगे किसमें? 6.022 इंटू 10 raised to the power 20 में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे। लेकिन हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं 1 मोल में कितने होते हैं? हमारी जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है मोल होती है, उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने?
23 एटम्स, ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। तो अगर हम इन एटम्स को हम चेंज कर देंगे 10⁻23 से 10⁻23 में ले आएंगे, तो कौन सी यूनिट जो है हमारी चेंज होगी? कौन सी यूनिट चेंज होगी? मोल्स। हमेशा क्या होगा? मोल्स चेंज होंगे। हमें नहीं पता इनका मास क्या है, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कुछ भी। ठीक है, तो किसका चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ मोल्स का। हमें रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the mass of the precipitate form when 50 ml of 16.9% solution of silver nitrate is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? ठीक है, तो हमें मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना? क्या बना हमारे पास? AgCl। वेल नोन रिएक्शन है ये, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है। NaNO3 हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी उसके कैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं? वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, तो हमें इसका मास फाइंड आउट करना है कि इसका मास क्या होगा। ठीक है। मास क्या? वेट। वेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तभी हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मोलर मास से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास क्या आता है? वेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें जो सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है वो कितना है? 50 ml। 50 ml और 16.9% सोल्यूशन है। और सोडियम क्लोराइड का है 50 ml, 5.8% हमारा NaCl सोल्यूशन है। ठीक है, तो 16.9 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसका हमारे पास वेट आ जाएगा। इसका वेट अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2 से 10, 2 × 16.2 4 × 8, 2 5 × 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया इसका वेट? 2.45 ग्राम, इसका वेट आया। और अगर NaCl का, तो 50 × 5.8/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 5 × 2 = 10। इसको भी क्या, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2 = 4 पॉइंट 1, 2 × 9 = 18। इसका कितना है? 2.9 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। इसके सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स है सोल्यूशन में? मोल्स पता होंगे तभी हमारी रिएक्शन आगे होगी। तो 8.45, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट का हमें पहले मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ये दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का कितना है? 107.8। ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना है? 14। ऑक्सीजन का कितना होगा? 48, क्योंकि 3 एटम्स है ना ऑक्सीजन के। तो 48, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8×4 = 12, 12 और 7 कितने हुए? 19, 2 4 5 6, 169.8, 169.8। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.049 ठीक है, और सेम इसी के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सॉरी, ग्राम नहीं आएगा, पर मोल आता है, क्योंकि ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल, तो कितना होगा? मोल। ऐसे होता है ना, ये ग्राम होगा
ये क्या होता है, ग्राम पर मोल। मोलर मास किसमें होता है हमारे पास, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोल आएगा। और इस केस में 2.9 डिवाइड बाय सोडियम क्लोराइड का कितना है 30, क्लोरीन का है 35.5 और सोडियम का है 23.58, सॉरी 58। ठीक है, इसका कितना है 58.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 0.049 मोल। इसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी सेम आया, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। ये तो हमारे, लेट्स सपोज कि हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी इस रिएक्शन की, वो कितनी थी 0.049 मोल। आफ्टर रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके सिल्वर क्लोराइड के, वो कितने होंगे 0.049 मोल। ठीक है, अब हमें इसके मोल्स पता है, हमें फॉर्मूला क्या होता है, वेट ओवर मोलर मास। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वेट निकल जाएगा, है ना। तो अगर हम AgCl का वेट निकालें, ठीक है, वेट कैलकुलेट करते हैं, वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 0.049 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मोलर मास। सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा 35.5 किसका है, क्लोरीन का, प्लस सिल्वर का क्या है 107.8, 107.8। अगर इनको सॉल्व करो तो कितना होगा, 8 4 8 5 13 पॉइंट कितना, 7 5 12 13, 13 6 4 143.3 समथिंग। ठीक है, कितना है, इसको प्लस करके 13 और 5 6 सेकेंड में करती हूँ, 7.8 है ना, तो 35.5, 35.5, 13 7 5 12 13, ठीक है 13 और यहाँ पे 3, 133.3 ये आया हमारे पास। ठीक है, तो 133.3 ये आया। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का जो वेट है वो कितना आ जाएगा 7.0 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जितनी भी हमने अभी लॉज पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टोइशियोमेट्री पे ही डिपेंड है और मोल कॉन्सेप्ट पे ही है। ठीक है, आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।